नमस्कार आप सभी को। संविधान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समाजवाद। जो शब्द प्रस्तावना में लिखा हुआ है क्या वो अप्रासंगिक हो चुका है या फिर अभी भी उसकी जो है प्रासंगिकता बनी हुई है। आखिर वर्तमान दौर में किस प्रकार की गतिविधियां जो है चल रही हैं कि समाजवाद को जो है अप्रासंगिक कहा जा रहा है। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं भारतीय समाजवाद की प्रासंगिकता। ठीक, भारतीय समाजवाद की प्रासंगिकता। ठीक, तो भारतीय समाजवाद को सबसे पहले ये देखते हैं अप्रासंगिक क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपको थोड़ा बहुत अपने देश के आर्थिक सुधार के बारे में अगर जानकारी हो तो आप इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हैं। ठीक, तो आइए फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि आपको ध्यान हो तो 1991 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कहना चाहिए एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अर्थात जो अधिकतर जो उत्पादन जो है वो सरकार स्वयं करती थी। ठीक है, और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर आर्थिक संकट जो है आने लगा था। और इसी की परिस्थिति को देखते हुए 1991 में हमें अपनी नई आर्थिक नीति को जो है लागू करना पड़ा। ठीक है, तो 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया और उसके द्वारा हमने तीन चीजों पे जो है फोकस किया। ठीक है, तो 1991 में नई आर्थिक नीति, जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे न्यू इकोनॉमिक क्या पॉलिसी। ठीक है, तो नई आर्थिक जो नीति है इस पे जो है हमने तीन चीजों पे जो है मुख्य बल दिया। ठीक है, ये तीन चीजों को शॉर्ट फॉर्म में याद करने का एक तरीका है जिसे अपन क्या कहते हैं एलपीजी। ठीक है, यहां पे जो एल जो है ये बताता है लिबरलाइजेशन को, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, अगला है पी, तो पी जो होता है वो आपका होता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं निजीकरण। ठीक, अंतिम जो आपका जी है उसे अपन कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारत का जो समाजवाद जो है जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है वो क्या हो चुका है अप्रासंगिक हो चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले उदारीकरण का मतलब समझिए। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए कोई विदेशी उद्योग या विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत आकर अपना व्यापार करना चाहती है या अपना व्यवसाय खोलना चाहती है तो उसके लिए जो बनाए गए जो नियम है वो जो पहले 1991 से पहले काफी ज्यादा वो सख्त थे, काफी ज्यादा रिजिड थे। लेकिन उदारीकरण आ जाने के बाद ये जो प्रक्रिया जो है इसको थोड़ा सा क्या बना दिया गया, सरल बना दिया गया। ठीक है, तो उदारीकरण का समाजवाद पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उदारीकरण का जो है आलोचक ये कहते हैं कि उदारीकरण से समाजवाद पर जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मान लीजिए जब विदेशी कंपनियां जब आएंगी भारत में, जब वो उद्योग लगाएंगी, अपने वस्तुओं का जो है कहीं ना कहीं बाजार में जो है अपने वस्तुओं को बाजार में भेजेंगी, साथ में बाजार में जब वस्तुओं को भेजेंगी और बाजार में जो है भारतीय वस्तुएं भी रहेंगी तो कहीं ना कहीं भारतीय वस्तुओं को उनसे जो है कड़ी प्रतियोगिता का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, जिससे भारतीय नागरिकों के जो हित है वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। ठीक है, तो ये जो है आलोचक उदारीकरण से समाजवाद के लिए क्या निकालते हैं, नेगेटिव परिणाम निकालते हैं। ठीक, दूसरा क्या है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण से कुल मिला के कहने का मतलब ये है पहले सारे का सारा जो उत्पादन है वो सरकार अपने मतलब अपने तरफ से देखती थी, जो भी उत्पादन था वो कौन करता था, सरकार करती थी। ठीक है, लेकिन निजीकरण आ जाने से कुछ जो चीजें हैं वो निजी कंपनियों के हाथ में चली जाएगी, निजी व्यक्तियों के हाथ में चली जाएगी। तो उससे क्या है, ऐसा आरोप लगता है इसके ऊपर कि सरकार जो कल्याणकारी जो योजनाएं जो चलाती है, वेलफेयर जो स्कीम जो चलाती है वो कहीं ना कहीं जो है अब नागरिकों को उतने अच्छे तरीके से सुलभ नहीं हो पाएगी जैसा कि पहले हो रहा था।
ठीक है। तो ये जो है दूसरा आरोप लगता है निजीकरण के द्वारा। तीसरा क्या है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का अर्थ ये होता है कि सारी दुनिया एक ग्राम की भांति है, एक विलेज की भांति है, जिसे अपन एक संस्कृत में वाक्य कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा पृथ्वी अपना क्या है, परिवार है। तो बिल्कुल वैश्वीकरण भी कुछ इसी प्रकार की जो है प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो वैश्वीकरण अब भारतीय समाजवाद से कैसे लिंक हो रहा है, तो सामान्य सी बात है, वैश्वीकरण में सारी दुनिया एक दूसरे से क्या हो रही है, जुड़ रही है। विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी जो उद्योग हैं, विदेशी जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, वो कहाँ आएंगे, भारत आएंगे। भारत के जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी जो उनको वास्तव में मिलनी चाहिए, ये आलोचकों का कहना है। ठीक है, तो वैश्वीकरण, निजीकरण और साथ में क्या, उदारीकरण, ये तीनों ही जो पॉइंट है, ऐसा आलोचकों का मानना है कि ये समाजवाद के लिए जो क्या है, नकारात्मक परिणाम के रूप में क्या आए हैं, सामने आए हैं। लेकिन ऐसा कहना कि ये एलपीजी समाजवाद को हानि पहुंचाता है, ये कहना पूरी तरीके से जो है सही नहीं है। चूंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाजवाद को किस तरीके से व्यापक रूप से परिभाषित किया है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भारत का समाजवाद यदि सबसे पहले किन्हीं बातों को अगर केंद्र पे रखेगा तो वो बातें क्या क्या है, आय की असमानता को क्या करना, कम करना। तो भारत का केंद्र बिंदु रहेगा कि सबसे पहले आय की असमानता को क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, गरीब और वंचित वर्गों का क्या, कल्याण। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को जो है अपन को ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, शोषण से पूर्ण रूप से जो भी शोषण हो रहा है उसकी क्या करना, समाप्ति करना। समझ में आ रहा है, जो जीवन स्तर है, जो लाइफ का जो लेवल जो होता है, जिस तरीके से लोग जीते हैं, जो फासला जो होता है अमीर और गरीब के बीच का, उसकी असमानता को क्या करने का प्रयास करना, कम करने का प्रयास करना। ठीक है, तो ऐसा कहना कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और साथ में ग्लोबलाइजेशन पूरी तरीके से समाजवाद के लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आया है, ये कहना जो है कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत का समाजवाद एक विशिष्ट स्वरूप को रखकर जो है चलता है। और इसके बाद का जो टॉपिक है उसको अपन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।